पीयूष भारती, आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है उसका लेक्चर नंबर जो है 4 होने वाली है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे जो आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं। आज हम लोग अबाउट बोले तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे और उसको आज ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इटली को आज ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इटली जो थी, हमारी यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो हम लोग ने देखा, बहुत बड़ी एक हम ये कंट्री पहले छोटी छोटी स्मॉल क्या बोले स्मॉल स्टेट्स में बटी हुई थी। ठीक है, स्टेट्स में बटी हुई थी, जिसको सबसे पहले यूनिफाई करने आए थे हमारे मजनी सर। मजनी ने नहीं कर पाया तो अभी हम लोग के कहाँ चल रहे थे सर, काउंट केवर में चल रहे थे। ठीक है, जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 तक देखा है उन्हें सारी कहानी को स्पष्ट समझ में आएगी। और जो डायरेक्ट लेक्चर नंबर 4 पर आ रहे हो, प्लीज़ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ पिछले वाले लेक्चर्स देख लें। ठीक है, चलिए। और आप लोग की डीपीपी जो है, इस चैप्टर में एक ही डीपीपी है। आने वाली क्लासेस में अगर आप लोग को डीपीपी की ज़रूरत हो तो मैं आपको दे दूंगा, अदरवाइज़ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा जिसके आंसर्स आपको खुद से लिखने हैं, है ना। मैं पीडीएफ के रूप में प्रैक्टिस सेट्स एक दे दूंगा, एक ही प्रैक्टिस सेट्स दूंगा। ठीक है, उसको आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग अभी नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स आप जाकर ले सकते हैं, ऐप पर अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए साथ साथ हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। ये थी हमारी इंट्रोडक्टरी ऑफ द इस क्लास। चलिए पिछले वाली सेशन को हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग ने नेपोलियन को समझा, सारे केसेस को समझें जहाँ पर हो चुकी थी बहुत चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ को समझा है। और अब हम लोग आ चुके हैं काउंट केवर में। ठीक है, काउंट केवर का जो है वो हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी किया है। ठीक है, काउंट केवर, यस, है ना। तो केवर कौन थे? एक बहुत सक्सेसफुल डिप्लोमेट थे, है ना, सक्सेसफुल डिप्लोमेट एंड नेशनलिस्ट थे, जो हमारे ऑस्ट्रिया यूनिफिकेशन ऑफ इटली में जो बाधा डाल रही थी उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, उसी के संदर्भ में आगे आज हम लोग बढ़ रहे हैं। केवर मेड अ ट्रीटी विथ नेपोलियन 3। देखो, नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद नेपोलियन वो अकेला ही नहीं था, नेपोलियन के नाम से बहुत सारे जाने जाते हैं, इसलिए पहले के ज़माने में नेपोलियन 1, नेपोलियन 2, नेपोलियन 3 होती थी। ठीक है, केवर मेड अ ट्रीटी विथ नेपोलियन 3। अंडर दैट ट्रीटी फ्रांस प्रोमिस्ड टू प्रूव्ड मिलिट्री सपोर्ट टू पिडमंट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। देखो, एक ट्रीटी करते हैं केवर साहब। मैंने बताया था कि फ्रांस जो है वो केवर जो है वो दोस्ती कर लेते हैं फ्रांस से, और वो एक ट्रीटी को साइन करते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि फ्रांस जो है वो एक मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है पिडमोंट को। किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, है ना। ऑस्ट्रिया के लड़ने से समर्थक होने चाहिए। पिडमोंट पर उतने मतलब है ना सैनिक नहीं थे। जैसे अभी रसिया और यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन में कैसी वार चल रही थी आप लोगों को पता है, जस्ट उसी तरह सिविल वॉर वहाँ पर भी चल रही थी। ठीक है, इन रिटर्न केवर एग्रीड टू गिव 2 स्टेट्स नेसी एंड सिगवे टू फ्रांस। अच्छा, इसके संदर्भ में केवर क्या देना चाह रहा था? तो केवर 2 स्टेट्स देना चाह रहा था अपने ही राज का, पिडमंट का, निस और सिगवे। ठीक है, चलिए। फ्रांस रिजर्व्ड केवर दैट इन केस द स्टेट ऑफ नॉर्थ एंड मिडिल इटली वुड लाइक टू यूनाइट विथ पिडमंट ऑन द बेसिस ऑफ रिफरेंडम, फ्रांस वुड नॉट अपोज इट। देखो, अब केवर के सामने फ्रांस की रास्ता क्लियर थी, बस थी एक ऑस्ट्रिया की, जो फ्रांस ही उसको सॉल्व कर रहा था धीरे धीरे। देखो, तो अब इस नॉर्थ और मिडिल इटली जो है वो एकदम केवर के लिए रास्ता साफ हो गई थी। ठीक है, केवर जो था एक बहुत मतलब डिप्लोमेट था, बहुत बुद्धि व्यक्ति था, जो हमारे केवर साहब थे। केवर को मैंने ऊपर जस्ट दिखाया भी है ना। अच्छा, केवर नीचे है, मैं आपको दिखा दूं। देखो, ये हैं केवर हमारे, है ना। तो केवर साहब हैं ये हमारे, देख लो आप लोग। ठीक है,
तो ये जो थे बहुत मतलब सक्सेसफुल डिप्लोमेट थे, ठीक है, डिप्लोमेट, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया कि ये कैसे फ्रांस से दोस्त किए और ऑस्ट्रिया को वो हराना चाह रहे थे, ठीक है। बात होगी क्लियर आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो अब बात हो रही है फ्रांस वुड नॉट अपोज इट, ठीक है। केवर वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर गिविंग अजॉरेंस टू गिव नेसी एंड सिगवे स्टेट्स टू फ्रांस। केवर जो था वो क्रिटिसाइज्ड फॉर गिविंग, मतलब क्रिटिसाइज्ड का मतलब है कि वो थोड़ा सा घबरा रहा था, है ना, कि देंगे नहीं दे, है ना, ऐसा कुछ। ही वॉज ब्लेम्ड फॉर ट्रिफलिंग विथ द नेशनल प्राइड ऑफ इटली, और उन्होंने ब्लेम कर दिया ट्रिफलिंग पर कि वो नेशनल प्राइड ऑफ इटली, इटली के नेशनल प्राइड जो थे उसके साथ साथ, ठीक है। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट टिल देन इटली हैड नॉट इमर्ज्ड एज अ नेशन, लेकिन अभी तक ये नहीं साबित हुआ कि इटली जो है एक नेशन बन चुकी है। इफ़ बाय लूजिंग टू स्टेट्स द यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न एंड middle Italy could be done, then it was a very big achievement, because in Cavour's view the unification of Italy was not possible without the French support। देखो यहाँ पर सीधा सीधी ये बात हो रही है कि इस कारनामे से, इस ट्रीटी से जो फ्रांस है ना, इसको हम लोग ज़रा सा इरेज करते हैं, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और बीग कर लेते हैं, है ना। यस, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे। यस, देखो हमारे केवर जो साहब थे, केवर, ये इन्होंने फ्रेंच के साथ दोस्त की और इन्होंने एक क्या कहा है, फ्रेंच के साथ एक ट्रीटी को साइन किया, है ना, जिसको हिंदी में संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि, ठीक है। ट्रीटी को साइन किया। इस ट्रीटी में फ्रेंच ने कहा कि हम तुमको एक मिलिट्री सपोर्ट देंगे जो तुमको ऑस्ट्रिया से लड़ने में मदद करेगी। तो फिर केवर ने सोचा बहुत अच्छा ऑफर है, इसे एक्सेप्ट किया जाए। अब फ्रेंच बोला, फ्रेंच एक खाली आदमी तो था नहीं, बेवकूफ़ तो था नहीं कि मिलिट्री सपोर्ट जो है उसे फ्री में ही दे दें, ठीक है। तो फ्रेंच ने कहा कि हमें तुम्हारे स्टेट से 2 स्टेट्स चाहिए, 2 स्मॉल स्टेट्स चाहिए। तो वो बोला चलो ठीक है ले लो, थोड़ा सा हिचकिचाया, दे दिया। इसके बाद केवर ने सोचा अगर 2 स्टेट्स हम दे दिए तो क्या हो गया, तो हमारा जो नॉर्थ और मिडिल इटली था वो यूनाइट हो गया। तो इसके नज़र में जो था वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, है ना। तो इसको इरेज नहीं करते क्या? इसको इरेज नहीं करते। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एक मिनट, जैसा कॉपरेट करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, तो उसके सामने जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है। आप लोग ये बात क्लियर रखना। और वो ये सोचते थे कि केवर्स के व्यू में यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है फ्रेंच के सपोर्ट्स के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रेंच भी एक बाधा डाल रही थी, ठीक है। लेकिन लास्ट में केवर आए तो फ्रेंच बाधा हट गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इन द मीन टाइम। देखो उसके बाद अब हम लोग मीन टाइम में पहुंच चुके हैं, यानी कि मीन टाइम किसका मीन टाइम, तो 1859-60, यानी कि बात करें तो 1859 to 60, यानी कि हम लोग 2023-2024 का होता है ना, तो जो अगस्त के महीना में वार स्टार्टेड बिटवीन ऑस्ट्रियन पिडमोंट ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट। तो वार स्टार्ट हो गया जब फ्रेंच सपोर्ट मिला पिडमोंट को। तब फ्रांस सेंट हीज मिलिट्री इन फेवर ऑफ इटली एंड फॉर दैट रीजन द ऑस्ट्रियन आर्मी वाज बैटली डिफीटेड। फ्रेंच के साथ पिडमोंट मिल के ऑस्ट्रिया को एकदम तरीके से हरा दिया और एक बहुत बड़ा इटली को मिला लिया, ठीक है। पिडमोंट गोट पोजीशन ओवर अ बिग ऑस्ट्रियन स्टेट लॉम्बार्डी, और पिडमोंट जो है एक बहुत अच्छा ऑस्ट्रियन स्टेट का एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ऑन द वन साइड द वार लिंगर्ड एंड ऑन द अदर हैंड नेपोलियन स्टार्टेड वरिंग ड्यू टू इटालियन नेशनलिज्म बिकॉज द पीपल ऑफ नॉर्थ एंड मिडिल इटली ऑन अ लार्ज स्केल इन सपोर्ट ऑफ केवर वे आर डूइंग हेजिटेशन फॉर यूनिफिकेशन। क्या बात हो रही है यहाँ पर समझेंगे। एक साइड में वार जो था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन दूसरे साइड में नेपोलियन है ना वरी करने स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इटालियन नेशनलिज्म जब हो रही थी
तो पीपुल जो थे नॉर्थ और मिडिल के, है ना, पीपुल थे नॉर्थ और मिडिल के, वो इटाली पर जो लार्ज स्केल पर थे, है ना, लेकिन केवर के सपोर्ट में थोड़ा एजिटेशन था उनके। पीपुल्स जो थे इटली के थोड़ा सा एजिटेटेड थे, क्योंकि ये फ्रेंच के साथ मिल गए और फ्रेंच के साथ मिल के थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो अपने से काम कर रहे हैं, तो वे आर डूइंग एजिटेशन फॉर यूनिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से उनको फेवर मिला, है ना। उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़े तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं, देखिए। नेपोलियन वाज नॉट रेडी फॉर दिस सर्कमस्टेंस, लेकिन नेपोलियन जो था इससे ये क्या बोलते हैं, संतुष्ट नहीं था। सो जस्ट आफ्टर गेटिंग ऑफर वेनेटिया, नेपोलियन विथड्रू हिज फोर्सेस। इसके बाद जो नेपोलियन थे, नेपोलियन तृतीय यानी कि थर्ड, वो अपना फोर्स को वापस ले लिए। आफ्टर विद्रोइंग फ्रॉम वार, नेपोलियन थ्री एक्सेप्टेड द मैटर ऑफ एट्रीब्यूशन बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड पिडमंट। और नेपोलियन थ्री ने एक मैटर को अब्रिएशन कर दिया, मैटर को एक्सेप्ट कर लिया जो ऑस्ट्रिया और पिडमंट में चल रही थी। थस अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, पिडमंट्स पोजीशन ओवर लोम्बार्डी एंड ऑस्ट्रियाज पोजीशन ओवर वेनेटिया वाज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो पिडमंट्स का जो पोजीशन था लोम्बार्डी पर और ऑस्ट्रिया का जो पोजीशन था वेनेटिया पर, वो एक्सेप्ट कर ली गई, ठीक है। चले, फाइनली इटली रिजल्टेड इन लार्ज स्टेट, और फाइनली जो है इटली जो है बड़ा स्टेट बन गया। बट द अटेंशन ऑफ केवर वाज यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न एंड मिडिल इटली। तो केवर का जो अटेंशन था वो सिर्फ यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न और मिडिल इटली पर नहीं था, पूरे पर था। बाय गिविंग टेम्पटेशन ऑफ नेपोलियन फॉर ट्रांसफरिंग सीवी प्रोविंस टू लीन, केवर रिसीव्ड हिज एश्योरेंस for keeping France passive in Austria-Piedmont war and not opposing the emergence of Italian states in Piedmont. In return, Napoleon put a condition that referendum would be done in the states that would be merged. Okay, as the mass of the states was in favor of Piedmont, so Kever, showing diplomatic intellect, accepted the condition. ठीक है, तो बात यहाँ हो रही है कि केवर जो है, सिंपली केवर जो है ना, वो अपना सिर्फ नॉर्दर्न और इटली तो बड़ा स्टेट बन गया, लेकिन पूरी को नहीं बना पाया। वो और सोच रहा था कि बन जाए, लेकिन इस स्टेट्स पर मास स्टेट्स हो गई, जिसके कारण से इन फेवर ऑफ पिडमंट। सो केवर शोइंग डिप्लोमेटिक इंटेलेक्ट, यानी कि और केवर जो है वो शो कर रहा था कि डिप्लोमेट है, इंटेलेक्ट है, और ये कंडीशन को एक्सेप्ट करा गया। केवर जो थे 1861 bearing Rome only, annexed all states of North and Middle Italy, Parma, Modena, Tuscany, etc., and ratified it by referendum. By the fear of the support of France and England to Piedmont, Austria could not take any action. On the other hand, Austria had been facing the problem of पढ़ लेते फटाफट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। थर्स बाय 1862 एक्सेप्ट साउथ इटली, नो रोम एंड वेनेटिया, ऑल स्टेट मर्ज इन रोम एंड ऑल एक्सेप्टेड विक्टर एनिमल एज द रूलर। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर होगी। देखो, तो सबसे पहले नायक हमारे काउंट केवर ही थे। अगर ये नहीं होते तो हमारा इटली जो है यूनिफाइड नहीं होता। ठीक है, तो इन्होंने ही पूरे, देखो यहाँ पर पूरे लाइन का मतलब समझाया जाए तो ऑस्ट्रिया जो था उसके सामने एक और खड़ा था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो उसको भी वो देख रहा था। ठीक है, और 1862 में साउथ इटली जो है हमारा रोम और वेनेटिया के साथ मिलके रोम में शामिल हो गया और विक्टर एनिमल उसके रूलर कहा गए इटाली के। ठीक है, चलिए अब गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक थी केवर की बात, अब गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक पेशे से नाविक थे, नाम ही बोले तो सेलर। ओके, चले। इन द मीन टाइम द ग्रेट रिवॉल्यूशनरी गैरिबाल्डी वाज ट्राइंग हार्ड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ सदर्न इटालियन स्टेट। देखो, साउथ ही सिर्फ बच गया था और सारे चीज़ें मिल गए थे। ठीक है ना, नॉर्थ और मिडिल बचा साउथ, तो साउथ को भी धीरे धीरे कंप्लीट करा जा रहा था। एंड इस्टेब्लिशमेंट रिपब्लिक थ्रू आर्म्ड रिवॉल्यूशन, और ये भी आर्म्ड रिवॉल्यूशन यानी कि आर्मी के साथ साथ इस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करना चाहते थे। ठीक है, बाय प्रोफेशन गैरिबाल्डी वाज नेविगेटर एंड सपोर्टर ऑफ मज़िनी's थॉट्स, बट लेटर ऑन कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केवर ही बिकम स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो, गैरिबाल्डी पेशे से नेविगेटर यानी कि नाविक थे, यानी कि सेलर भी बोल सकते हैं, और ये सपोर्टर थे मज़िनी का थॉट से। मज़िनी सोचता था ना
किसी इटाली का यूनिफिकेशन हो जाए, वही मजनी भी सोचते थे, ठीक है, उन्हीं के संपर्क में थे। केवल जो है स्टॉन्च सपोर्टर बन गया, सॉरी इन्फ्लुएंस, केवर के इन्फ्लुएंस में गैरिबल्डी जो है स्टॉन्च सपोर्टर बन गया किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब समझते हैं, है ना, राजतंत्र, है ना। चलिए, ही ऑर्गेनाइज्ड एन आर्म्ड फोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयज एंड वॉलंटियर्स विद द हेल्प ऑफ हिज आर्मी। ही अटैक्ड सिसिली एंड नेपल्स, द स्टेट्स ऑफ इटली। देखो, उन्होंने अपने फोर्स, अपने आर्मी लोग से, वॉलंटियर्स से मिलके एक आर्मी को तैयार किया और सिसिली पर और नेपल्स पर अटैक कर दिया, ठीक है, ठीक है, द स्टेट्स ऑफ इटली, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ दीज स्टेट्स बीइंग फेड अप विद द डेस्पोटिक रूल ऑफ बर्बन डायनेस्टी बिकेम सपोर्टर ऑफ गैरिबल्डी। जो भी बर्बन डायनेस्टी के अंदर थे, इसमें नेपल्स और सिसिली जो है ये बेसिकली डेस्पोटिक रूल थे किसके, बर्बन डायनेस्टी के, और बाद में वो सपोर्टर बन गए गैरिबल्डी, ठीक है। ही फाउंडेड रिपब्लिकन गवर्नमेंट हेयर एंड टुक द कमांड ऑफ पावर एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टर एमैनुअल, ठीक है। और उन्होंने एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट को भी फाइंड किया जहाँ पर वो कमांड हो रहा था किसके पर, विक्टर एमैनुअल के समर्थक में ये ले रहा था, ठीक है, कमांड हो रहा था। इन 1862 ही मेड अ प्लान टू अटैक ऑन रोम, और रोम के पर भी अटैक करने की कोशिश को करी। केवर अपोज दिस कैंपेन ऑफ गैरिबल्डी एंड डिस्पैच्ड आर्मी फ्रॉम पीडमोंट टू प्रोटेक्ट रोम। और गैरिबल्डी के समर्थक में केवर नहीं था, केवर चाहता था सिर्फ हम दोनों को, वही दोनों को कंप्लीट करें, साउथ को नहीं करें, जिसके कारण से गैरिबल्डी आए और गैरिबल्डी आर्मी के साथ मिल गए, रोम पर अटैक किए। इन द मीन टाइम गैरिबल्डी मेट केवर एंड ही अबेंडन द प्लान, और दोनों मिला तो प्लान को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। गैरिबल्डी गेव ओवर द वार एरिया ऑफ सदर्न इटली टू विक्टर एमैनुअल विदाउट एनी ट्रीटी, और वार को शुरू रखा। विक्टर एमैनुअल प्रोपोज्ड गैरिबल्डी टू बी द रूलर ऑफ सदर्न रीजन। तो विक्टर एमैनुअल ने कहा कि छोड़ो, साउथ अलग एक रीजन बना देते हैं, साउथ रीजन का तुम रूलर बन जाओ। गैरिबल्डी बोला नहीं, हम नहीं बनेंगे। ही रेंडर्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी टू नेशन एंड स्टार्टेड लाइफ लाइक और आवर ऑर्डिनरी फार्मर, और वो एक फार्मर के रूप में काम करने लगा, ठीक है। ड्यू टू दिस सेंस ऑफ ओमिशन एंड सेक्रीफाइस द कैरेक्टर ऑफ गैरिबल्डी वॉज हाईली पब्लिसिज्ड ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड लाला लाजपत राय रोट हिज बायोग्राफी। और इसके संदर्भ में भी हमारे लाला लाजपत राय जो हैं वो गैरिबल्डी के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली केवर जो है 1862 में मारा जाता है, एंड सो ही टू could not see the unification of whole Italy. Victor Emmanuel himself did the unification of the rest of Italy in the form of Rome and Venetia. In 1870-71, war broke out between France and Prussia. It was not possible for France to give protection to Pope, है ना। Victor Emmanuel took advantage of this situation. Pope confined himself in the fort of Vatican City. Victor Emmanuel, bearing the king's place, annexed the rest part of the Rome and into Italy and made it his capital. तो देखो, वहाँ तक तो थी तुम्हारी गैरिबल्डी की चर्चा। यहाँ विक्टर एमैनुअल ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया है, उसके बारे में खास चर्चा की गई नहीं है, उसका टॉपिक नहीं निकाला गया, लेकिन विक्टर एमैनुअल ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया है यहाँ पर। उन्होंने इस जब हमारा फ्रेंच जो है प्रूसिया के साथ लड़ रहा था तो पोप के साथ नहीं लड़ सकता था, और यही फ़ायदा उठाया विक्टर एमैनुअल ने और पोप में हमला कर दिया। और उसके बाद पोप को हराने के बाद 1871 में फाइनल हमारा जो है ना यूनिफिकेशन ऑफ इटली है जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। किसके किसके समर्थक में, मजनी, केवर, गैरिबल्डी, ये तीनों के समर्थक में, और रूलर लाइक विक्टर एमैनुअल। तो रूलर जो थे विक्टर एमैनुअल बहुत अच्छा रोल निभाया। फ्रेंच जब प्रूसिया के साथ लड़ रहा था तो पोप के साथ उन्होंने लड़ के सारा क्लियर कर दिया। ओके, चले, अब ये थी हमारी गैरिबल्डी और पूरी यूनिफिकेशन ऑफ इटली की कहानी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कितनी मज़ा आया वो कमेंट करेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली की कहानी कैसी लगी आप लोगों को, कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली हम लोग ने पढ़ा, कहाँ से शुरुआत की, फ्रेंच ने कैसे इटली पर हमला इटली के साथ दोस्ती की और इटली को एक स्वतंत्र राज्य बनाया और फिर से
वो अपना देश भाग गया। ठीक है, तो केवर क्या कब मरा और गैरिबल्डी कब जन्मे, मतलब कब जन्मे नहीं, मतलब गैरिबल्डी इटली में किस रूप में आए इटली के, ठीक है, वो कैसे चले गए, फिर वो सारी डिस्कस किए हम लोग ने। और मेटरनिक कौन थे, मेटरनिक ने क्या किया, उसके बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आता है, ये होमवर्क में लिख लो जल्दी से फटाफट, इसका होमवर्क लिख लो तुम लोग। एक क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, महाभिव्यायी क्वेश्चन है। ठीक है, राइट डाउन द contributions of मज्जिनी और कौन, केवर और गैरिबल्डी एंड गैरिबल्डी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है 5 नंबर का। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा बात होती है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को, इस होमवर्क को लिख लो, आप लोग के लिए बहुत बहुत मदद करेगी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तब तक के लिए वीडियो को, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।